हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपिका को मेकअप और अपनी खूबसूरती का शो ऑफ करना बहुत पसंद था। उसकी माँ रजनी और पिता मधुर वो उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। ऐसे ही एक दिन उसके घर शादी का रिश्ता लिए लड़के वाले आते हैं, पर वो उनके सामने काले रंग की लिपस्टिक लगाकर बाहर आती है। हाय राम, ये क्या है? हाँ? क्यों माँ, लग रही हूँ ना मैं एकदम हूर की परी? और ये एकदम चुड़ैल लग रही है। हटा इस काली लिपस्टिक को। नहीं माँ, ये मुझ पर सूट कर रहा है। चलो लड़के को देखें, मुझे देख के बेहोश ही हो जाएगा। हाँ। अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर दीपिका जबरदस्ती काले लिपस्टिक में ही लड़के वालों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का और उसकी माँ दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे चुड़ैल चुड़ैल भागो, अरे भागो भगवान। अरे नहीं भाई साहब, ये दीपिका है, ठीक से देखिए, वो मेकअप लगा रखा है ना। रहने दो माँ, ये गंवार लोग क्या जाने मेकअप क्या होता है। माँ और बेटे दोनों को होश आता है। जैसे ही उन्हें होश आता है वो वहाँ से तुरंत ही 9-2-11 हो जाती हैं। पर उसके माता पिता उसके लिए रिश्ते तलाशते ही रहते। ऐसे ही एक दिन मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे कितना इंतजार करवाएगी आपकी बेटी हमसे। जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। इस बार दीपिका का मेकअप बहुत ही लाइट होता है और वो सबके सामने आती है। हाय, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम हूर की परी। सच में आंटी जी, क्या मैं परी लग रही हूँ? अरे बेटा, पसंद आ गई ना तुझे लड़की? बोल दे हाँ। अरे रे, चेहरे से नजर आ रहा है सब। जैसा आप ठीक समझो माँ। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मनीष की दोस्त हर्षिता उसे बेहद पसंद करती थी। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हर्षिता अपने प्यार को दूर जाता देख बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ दीपिका तैयार होकर आ जाती है। हे भगवान, मेरे तो किस्मत के कपाट ही खुल गए। इतनी सुंदर बहू है मेरी। रा बहू तो घनी चोखी ढूंढिया दामड़ी ने। देखो तो कितनी सुंदर है। दूसरी तरफ संगीत का कार्यक्रम नाच गाने के साथ शुरू हो जाता है। थोड़े समय बाद सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। दीपिका अपनी शादी के सपने बुनने लग जाती है। शादी का दिन बहुत नजदीक आ जाता है और अपनी दीपिका को मेकअप की चिंता होने लगती है। इसी चिंता से ग्रस्त वो एक मेकअप आर्टिस्ट से फोन पर बात करती है। हेलो, क्या मैं गुंजन मैम से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए, मैं ही बोल रही हूँ। जी, मुझे अपना ब्राइडल मेकअप करवाना था। आप बताइए, आप कर देंगी ना? चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं कर देती हूँ। मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं कर दूंगी। दीपिका अपनी शादी के ही दिन ब्राइडल मेकअप के लिए घर से बिना किसी को बताए रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ मनीष अपनी बारात लिए उसके घर पहुंचता है। मंडप में बहुत देर तक बैठे रहने के बाद पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए बोलते हैं। अरे भैया, कन्या को बुलाइए। ओम नमो नमः। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आई। रजनी जब उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। परेशान रजनी भागती हुई अपने पति को ये बात बताती है। मुझे सुनो, दीपिका अपने कमरे में नहीं है, जल्दी से बुलाइए, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। जी समधन जी, बस थोड़ी देर। सभी दीपिका की तलाश में लग जाते हैं।
पर वो कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद दामिनी को शक हो जाता है और वो पता कर लेती है कि दीपिका क्यों गायब है अपनी शादी से। ये कैसा रिश्ता देख लिया मैंने अपने बेटे के लिए, हाय। क्या हुआ बहन जी, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे सब पता चल गया। तुम्हारी बेटी कुलच्छनी मुंह काला करके भाग गई और अब हमारे मुंह पर कालिख पुत गई। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे बस बस। मौके पर चौका लगाते हुए हर्षिता चिल्लाते हुए सभी से कहती है, मैं करूंगी मनीष से शादी। माँ, क्या आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? मनीष, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हर्षिता, तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? डर लगता था मुझे, इसलिए। लेकिन अब नहीं लग रहा। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी दीपिका तो भाग गई और माँ, मैं इसी मंडप में हर्षिता से शादी करूंगा। इन लोगों ने जो कालिक पोती है ना हमारे मुंह पे, वो ऐसे ही साफ होगी। ठीक है बेटा, घर की इज्जत के लिए मैं इसकी इजाजत देती हूँ। रजनी और मधुर दोनों ही अपनी बेटी की चिंता करते हुए शादी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मनीष और हर्षिता की शादी हो ही जाती है। और तभी वहाँ एंट्री होती है एक अतरंगी मेकअप किए हुए दीपिका की। अरे अरे डायन, हमारी नाक कटा दी सबके सामने। कहाँ थी अब तक? यहाँ क्या हो गया है, पता है कुछ? माँ देखो ना, मैं मेकअप करवाने गई थी अपना, और यहाँ क्या हुआ ऐसा? अरे अरे मनीष बेटा की शादी हो गई, वो भी उसकी एक दोस्त के साथ। क्या? ये नहीं हो सकता माँ। मनीष, मुझे मेकअप में थोड़ी देर क्या हुई, तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। थोड़ी और देर कर देती महारानी, सुबह हो गई है, विदाई का समय आ गया है और तू अब आई है, वो भी ये मेकअप करवा के। मुंह देख अपना, एकदम सफेद चुड़ैल लग रही है। हा? क्या कहा? मैं तो आपको हूर की परी लगती थी ना, आज चुड़ैल बोल दिया आपने। अरे तू जाके अपना थोपड़ा शीशे में तो देख, पूरा आटा पुता है आटा। वो अपना मुंह शीशे में देख डर जाती है। उसका पूरा चेहरा सफेद, काजल फैला हुआ और लिपस्टिक के शेड्स तरह तरह के उसके होठों पर लगे हुए। वो तुरंत ही उस पार्लर वाली को फोन लगाकर सुनाती है कि तभी उसे पता लगता है कि वो तो फ्रॉड है और उन्होंने उसे लूट लिया। मनीष अपनी बीवी और माँ संग वहाँ से चला जाता है और दीपिका पूरी जिंदगी अपने मेकअप को लेकर की गई गलतियों पर पछताती रहती है। अंत में उसे अक्ल आ जाती है और वो मेकअप के ख्याल से भी दूर हो जाती है। तो देखा दोस्तों कि किसी भी चीज की अति हमें ले डूबती है। क्या आपने भी कभी किसी चीज की अति की है या किसी को करते देखा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मोनिका एक बहुत ही चटोरी और लालची किस्म की लड़की थी। उसे बचपन से ही काजू कतली खाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक शाम उसकी माँ हेमा कहती है, अरे नलायक, कितनी बार कहा है तुझे, इस काजू कतली को इतना मत खाया कर, दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? माँ, आप नहीं जानती कि काजू कतली मुझे कितनी पसंद है। इसका टेस्ट, इसकी मिठास, लजीज।
हेमा अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। उसके हाथ से काजू कतली की प्लेट नीचे गिर जाती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी जान, मेरी काजू कतली नीचे गिरा दी। अच्छा हुआ गिर गई, मुसीबत खत्म हुई ना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। क्या क्या कर रही है? नीचे फेंक इसे, नीचे के उठागे तो खाएगी हैं? इसकी असली जगह जमीन पे नहीं, मेरे पेट में है। माँ, थोड़ी सी और दे दो ना, अभी मन नहीं भरा। अरे दफा हो जा मेरे सामने से, बहुत बुरी तरह से कुट जाएगी नहीं तो। वक्त बीतता जाता है। एक दिन उसके लिए रजत नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ पल्लवी और छोटे भाई आशु के साथ उनके घर आते हैं। दोनों परिवार वाले बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। बस फिर क्या, हमारी काजू कतली यानी मोनिका और रजत की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है। अरे बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ, बाजार जाना है। हाँ जी माँ जी, चलिए मैं रेडी हूँ। ले ये लिस्ट ले ले। मोनिका लिस्ट पढ़ने लगती है और बोलती है, माँ जी, इसमें कहीं पर भी काजू कतली नहीं लिखा। तो खरीद लेंगे, तुझे खानी है ना। हाँ जी माँ जी, बहुत सारी। दोनों सास बहू बाजार चले जाते हैं और घर के सामान के साथ साथ 5 किलो काजू कतली लेकर घर आते हैं। एक दिन बीत जाता है। अरे बहू, जरा वो काजू कतली लेके आ, जरा चखूं तो सही, कैसा स्वाद है इसका। माँ जी, वो तो मैंने खा ली। अरे क्या, तू सारी खा गई? अरे ब्रह्म राक्षस है क्या जो इतनी मिठाई खा गई? माँ जी, काजू कतली मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना कि कल से मैंने खाना ही नहीं खाया, बस काजू कतली खाई है। अरे नास पीटी, तेरा पेट खराब हो जाए, तुझे दस्त लग जाए। लगते हो तो लग जाए। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। मोनिका जब भी बाजार जाती, वो ढेर सारी मिठाई उठा लाती, चोरी चोरी खाती रहती। एक दिन उसके देवर आशु को पैसों की जरूरत होती है। वो हाथों में मिठाई का डब्बा लिए अपनी भाभी मोनिका के पास आता है। भाभी, अरे भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ देवर जी। क्या हुआ भाभी? क्या बताऊँ देवर जी, पिछले 4 घंटे से एक भी काजू कतली नहीं खाई है मैंने। ये देखो, आपके लिए काजू कतली का डब्बा लाया हूँ। ये मेरे लिए है? हाय मेरी जान, मेरी काजू कतली, मजा ही आ गया आज तो। अब भाभी, मैं आपके लिए काजू कतली लाया हूँ, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना होगा ना। बोलो ना देवर जी, क्या करना है? मैं सब कर दूंगी। भाभी, वो मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, वही दे दो। मोनिका फटाफट अलमारी से ढेर सारे पैसे निकालकर आशु को दे देती है। कितनी पागल है मेरी भाभी, थोड़ी सी बर्फी के बदले इतना सारा पैसा दे दिया। हाँ। क्या हुआ देवर जी, कहाँ खो गए आप? अब कहीं नहीं भाभी। अच्छा भाभी सुनो, अब से मैं आपको रोज काजू कतली ला कर दूंगा और आप मुझे पैसे देना, ओके? सच में? आप सच में बहुत अच्छे हैं देवर जी। कमरे के बाहर खड़ा रजत अपने भाई और बीवी को इस तरह गले लगते देख लेता है। आशु वहां से चला जाता है। तभी रजत कमरे में आता है और फिर मोनिका को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। पर जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी पीठ पीछे ये सब करते हुए? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया
कि मेरी और आशु के बीच में काजू कतली को लेकर डील हो गई है। बोलो, चुप क्यों हो? मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जवाब दो मुझे। जी कुछ नहीं, आशु तो बस काम से आया था। कितनी बार करती हो तुम ये काम दिन में? लगता है मिठाई खाने के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। जी जितनी बार मिल जाए उतनी बार कम है, क्या करूं, मन ही नहीं भरता मेरा। मोनिका की बातें सुनकर रजत गुस्से से तिलमिला जाता है। तू अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। पर मेरी बात तो सुनिए, मेरी काजू कतली से तो मिल लेने दो, वो कमरे में रह गई ऊपर, प्लीज। अच्छा, अब ये आशु को प्यार से काजू कतली कहने लगी। नहीं, तू नहीं मिलेगी उससे, दफा हो। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, प्लीज ऐसा मत करो। उसके बिना का पता नहीं, लेकिन अगर नहीं गई यहाँ से तो मैं जरूर मार दूंगा तुझे। रजत मोनिका को जलील करके अपने घर से निकाल देता है। शाम को जब आशु घर पर आता है तब। अरे भाभी, कहाँ हो आप? नहीं है तेरी भाभी यहाँ, निकाल दिया मैंने उसे घर से और अब तेरी बारी है। कहीं भैया को पैसों की बात पता तो नहीं चल गई? क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि मुझे तुम दोनों के इस चक्कर के बारे में कैसे पता चला? भैया भैया वो मैं हाँ, अब तो तू यही कहेगा कि भैया मैं बस बताने ही वाला था। अरे मुझे सब पता चल गया है तेरे और उसके अफेयर के बारे में। अरे भैया नहीं, अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अरे भैया मारिए मत, मारे मत मेरी एक बार। आशु रजत को सारी बात बताता है कि किस तरह उसने मिठाई का लालच देकर अपनी भाभी से पैसे ऐंठे थे। रजत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मोनिका से बात करने के लिए जैसे ही उसके घर फोन करता है तो पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा मीठा खाने की वजह से उसकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसे आईसीयू में एडमिट करवाया जाता है। रजत जल्द से जल्द वहां पहुंचता है। मोनिका मुझे माफ कर दो। मैंने बिना पूरा सच जाना ही तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोनिका, प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बीवी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, जरूरत से ज्यादा मिठाई खाने की वजह से इनका शुगर लेवल बहुत बिगड़ गया है। इन्हें इंसुलिन के 2 इंजेक्शन हर मंथ लगेंगे और अगर ये जीना चाहती हैं तो इन्हें मीठा खाना बंद करना होगा, बिल्कुल बंद। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आज के बाद मीठा खाने की बात तो बहुत दूर है, मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। बस मुझे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रही अपनी गौरी एक बहुत खूबसूरत, गुणवान और समझदार फौजी थी। अपने घर परिवार को छोड़ वो सीमा पर जवानों के साथ रहा करती थी। बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे कई खतरनाक आतंकियों को उसने मार गिराया था, जिसके चलते उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ऐसे ही एक दिन वहां उसकी बायोग्राफी जानने के लिए एक पीयूष नाम का रिपोर्टर आता है। हाय मैम, मैं पीयूष, कल तक न्यूज से हूँ। मैम एक्चुअली हम आपके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो क्या प्लीज आप हमें अपनी आत्मकथा सुनाएंगी? आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज मैम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा मैम। तभी वहाँ एक सुशील नाम का फौजी आता है और कहता है, जी मैडम, हमें भी आपकी कहानी सुननी है। हम भी आपकी कहानी सुनकर इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। सबके इतना कहने पर गौरी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मेरे घर में मेरी माँ काजल, मेरे पापा विनोद और मेरे पति समर्थ, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी। तब समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, समर्थ के मम्मी डैडी आ गए मेरे घर पे रिश्ता लेकर। अरे बहन जी, देखिए ना क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ बाप बच्चों को रिश्ते के लिए मिलवाते थे
और अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। जी हाँ बहन जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो बच्चे अपनी मर्जी से ही फैसला कर लेते हैं। हमें तो बस हमें हाँ मिलानी होती है। अरे भाग्यवान, बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने। अच्छा भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेरा लड़का फौज में है। आप तो जानते ही हैं, इन लोगों को कभी भी बुलावा आ जाता है। जी भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे, आखिर बच्चों की खुशी में हमारी खुशी ही है। दोनों परिवार वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन फेरे ले ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ फौजियों से भरी एक जीप आ जाती है। तभी उन सब में से एक फौजी बाहर आता है और कहता है, सर, आपको हमारे साथ बॉर्डर पर वापस चलना होगा सर। जंग कभी भी छिड़ सकती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है, जितने भी जवानों को छुट्टी दी गई है उन सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं। नहीं, आप ऐसे शादी बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। प्लीज सर, हमें आधा घंटा दे दीजिए। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपनी शादी पूरी कर लीजिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। समर्थ गौरी को रोता हुआ देख अपनी शादी पूरी कर लेता है और उसे वापस आने का वादा कर बॉर्डर पर जंग के लिए चला जाता है। बॉर्डर पर जी जान से लड़ता समर्थ अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाता है। ये खबर उसके परिवार वालों को मिलती है तो सभी टूट जाते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए जाते हैं। मेरा लाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये क्या हो गया तुझे? माँ जी, संभालिए खुद को और रोइए मत। वो देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए और आप आंसू बहा रही हैं। हाय, अब मुझे क्या झूठी तसल्ली दे रही है? ये सब जो हुआ है वो तेरी वजह से ही हुआ है। अरे भाग्यवान, यह भी कोई समय है क्या किसी को कोसने का? अरे ये मनुष्यत नहीं है। अरे जरा सोचो, अगर इनकी शादी हुई ही नहीं होती तो इस बुढ़ापे की उम्र में कौन ख्याल रखता हमारा? अरे तेरा बेटा इसे हमारे लिए छोड़कर गया है। माँ जी, संभालिए खुद को। किसी को भी कोसने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हुए हैं वो। गौरी अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उसे सल्यूट करती है। अपने पति की शहादत के बारे में बताते बताते उसकी आंखें भर आती हैं और वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी अपने आंसू पोंछने लगता है। देखिए, अगर आप सभी को रोना ही है तो मैं अपनी आत्मकथा नहीं सुनाऊंगी। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। सच में मैम, आपकी स्टोरी बहुत इमोशनल है। शादी के बाद आप और आपके पति इस दुनिया में एक दूसरे से बिछड़ गए, उसके बाद भी आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखा है। मुझे हमेशा ये हिम्मत समर्थ से मिलती है। वो ना होते हुए भी हमेशा मेरे साथ है। उनकी सिखाई हर एक बात मुझे आज भी याद है। जी बिल्कुल मैम, आप हमें अपनी आगे की कहानी बताइए, तभी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हमारे देश की महिलाओं को आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा मिलेगी जीवन में कुछ करने की, आगे बढ़ने की। गौरी बताती है कि समर्थ की 13वीं के बाद ही वो फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर देती है और उसका सिलेक्शन कोटे के तौर पर आसानी से हो जाता है। ये सब देखकर सावित्री उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, देख गौरी बेटा, तू पहले अच्छे से सोच ले। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ और अब तुझे नहीं खोना चाहती। नहीं माँ, आप मुझे नहीं खोएंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई नहीं की तो मैं समर्थ की बीवी होने का हक खो दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना यही हमारा फर्ज है। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारी धरती माँ पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो क्या अपनी धरती माँ के लिए अपनी इस माँ को अकेला छोड़ देगी? नहीं माँ जी, धरती माँ की रक्षा करना यानी आप सबकी रक्षा करना। सावित्री पक्के इरादे से भरी गौरी को उसके लक्ष्य के तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाती
और अपनी ट्रेनिंग कैंप में शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के समय वो कई मुसीबतों का सामना करती है। जहाँ कभी वो तारों के नीचे से निकलती तो कभी रोप क्लाइंबिंग करती। उसे ट्रेनिंग के दौरान कई चोटें लगती, पर वो हौसला रख अगले दिन फिर से ट्रेनिंग पर जाती। कुछ ही साल बाद उसकी सफलता रंग लाती है। उसकी पोस्टिंग लद्दाख में बतौर फौजी के रूप में हो जाती है और वो वहाँ तैनात आतंकियों को मात देती रहती है। टीवी पे ये सब सावित्री और नरेश देख रहे होते हैं और सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। थोड़े ही दिन बाद गौरी बॉर्डर से वापस आती है और उसकी सास आरती के थाल से उसका स्वागत करती है। ये सब देखकर गौरी को बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह माँ जी, लगता है अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जीत से आप बहुत खुश हैं। अरे पुत्र, कैसी बातें कर रही है? मुझे सब समझ आ गया है कि तेरा वहाँ होना कितना जरूरी है और आज मेरा बेटा जहाँ भी होगा तुझे ऐसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलेगी। बस तब से लेके आज तक मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही हूँ और अपनी हर गुजरती सांस के साथ समर्थ को अपने साथ महसूस करती हूँ। मैडम, हमारे देश की हर पत्नी और हर बहू को बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए। तभी सब ये स्टोरी सुन तालियां बजाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं और गौरी अपने समर्थ की याद में बॉर्डर पर सभी दुश्मनों को धूल चटाने में लगी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फौजन बहू? क्या आपके आसपास भी कोई फौजन बहू है या कोई इरादे में है फौजन बनने के? तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलना। नीरजा एक बहादुर, तेज तर्रार लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो एयर होस्टेस बन अपने सपनों के आसमान में उड़ना चाहती थी। आखिरकार उसकी मेहनत और चाहत रंग लाती है। वो एयर इंडिया में बतौर एयर होस्टेस ड्यूटी करने लग जाती है। समय बीतता जाता है। उसकी माँ शशि और पिता राजेश उसकी शादी के बारे में विचार करने लगते हैं, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी और अपने करियर को प्रायोरिटी देना चाहती थी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके लिए राज नाम के लड़के का रिश्ता आता है जो अपनी माँ कोकिला और पिता शंकर के साथ उसके घर आता है। अरे शशि जी, कहाँ है आपकी बिटिया? अजी वो बस तैयार होकर आती ही होगी। लो जी, आ गई। नीरजा सबके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे लिए आती है। उसे ट्रेडिशनल आउटफिट में देख राज का दिल धक धक करने लगता है। उसके मन में प्यार की तितलियां उड़ने लग जाती हैं और वो एक टक उसे देखता ही रह जाता है। अरे मेरे लाल, कितना लग रहा है कमाल। अरे ढंग से चाय पी। सॉरी माँ, वो वैसे नीरजा जी, बहुत टेस्टी चाय बनाई है आपने। शुक्रिया। इस तरह दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिन बाद पारिवारिक रजामंदी के साथ दोनों का विवाह हो जाता है। नीरजा राज से शादी तो कर लेती है, पर वो इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं थी। वो तो बस अपनी एयर होस्टेस की ड्यूटी के बारे में ही सोचती रहती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, जरा घर में झाड़ू लगा दे और जल्दी जल्दी हाथ चला। जी माँ जी, करती हूँ। नीरजा घर का सारा काम खत्म कर शाम के खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। सभी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा ही रहे होते हैं कि नीरजा कहती है, मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बोलो ना बेटा। वैसे आज का खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू पापा जी। वो मैं कह रही थी, मुझे वापस एयर होस्टेस जॉब पर जाना होगा। सुबह 5 बजे निकल जाऊंगी मैं। नहीं, कभी नहीं। अब से ये नौकरी नहीं करनी। इतने गए गुजरे नहीं हम जो तुझे छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों की जी हजूरी करवाएं।
काम ही करना है तो घर का काम बहुत है, उसे करो। आखिर आप लोग समझते क्यों नहीं हो? बस करो नीरजा, पापा ने कहा ना कि नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। नीरजा की बात कोई भी नहीं समझता और सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको मनाने की कोशिश करती ही रहती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, वो अपना सारा सामान पैक कर एक लेटर लिखकर घर से भाग जाती है और अगली सुबह जैसे ही वो लेटर राज पढ़ता है। मुझे माफ कर देना राज, लेकिन मैं इस घर में और कैद होकर नहीं रह सकती। मुझे मेरे करियर से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली सॉरी। माँ, पापा, देखो नीरजा घर छोड़कर भाग गई। क्या? दिखा तो जरा। अच्छा, तो ये लड़की एयर होस्टेस की जॉब के लिए निकल गई। राज बेटा, जरा लगा तो इसके घर वालों को फोन। फोन की घंटी बजती है और शशि फोन उठाती है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। कौन हैं जी? मैं शंकर बात कर रहा हूँ, राज का पिता। अरे आपकी बेटी हमारे खानदान पर कालिक पोत कर चली गई, सुने क्या नहीं? अरे अरे भाई साहब जी, क्या हुआ है? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारी बेटी भाग गई। अरे करियर इतना ही प्यारा था तो शादी क्यों की इसकी? अब बताओ कहाँ करती है ये ड्यूटी? ये बात सुनकर शशि के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है और वो डर कर शंकर को नीरजा का पता बताती है। उसके ससुराल वाले उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ नीरजा एयर इंडिया की नामी एयर होस्टेस बन अपने करियर की बुलंदियां छूने लगती है। दूसरी ओर राज की तलाश पूरी होती है और उसे अपनी बीवी का पता मिल जाता है। पापा देखो, मुझे पता लग गया है नीरजा कहाँ पर है। वो एयर इंडियन की फ्लाइट नंबर 789 पर ड्यूटी करती है। अरे जल्दी चल बेटा, कहीं वो लड़की भागकर हमारी पहुंच से दूर ना हो जाए। शंकर और राज उसी प्लेन की टिकट करवा लेते हैं जिसमें नीरजा बतौर एयर होस्टेस काम कर रही थी। वो प्लेन में बैठ जाते हैं और तभी वहां नीरजा उन्हें नजर आती है, जो प्लेन के इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में सभी को बता रही थी। उसे ऐसा देख उन लोगों को बहुत हैरानी होती है। प्लेन उड़ने लग जाता है, तभी अचानक कुछ आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और एक पायलट को गोली से उड़ा देते हैं और दूसरे पायलट को प्लेन किसी रेगिस्तान में लैंड करवाने को कहते हैं। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स डर से कांपने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ सारे, मुंह बंद करो वरना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अरे 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 भाई, हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे बुड्ढे चुप हो जा मखा, नहीं तो एक के मैं जबाड़ा बाहर भगा होगा, देख ले। नीरजा अपने ससुर की आवाज पहचान जाती है और उठकर उन्हें देख कहती है, पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप हो जा, तेरी वजह से ही ये सब हो रहा है मेरे साथ। अरे चुप हो जाओ सारे, थोड़ा तो डरो मुझसे, मैं आतंकवादी हूँ। मजाक लग रहा है यार तुम्हें। ए बुड्ढे, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे और सबके आगे मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अरे राज देख ये मुझसे कैसे बात कर रही है। हाँ राज, इन्हें समझा लो कि मेरी बेइज्जती ना करें। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, अपना घरेलू मामला घर में सुलझाना। रुक, अभी तेरी बोलती बंद करता हूँ बुड्ढे। नीरजा बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे आगे आकर ढोंग करते हुए झपट कर आतंकवादी से उसकी बंदूक छीन लेती है और उनकी तरफ निशाना साध देती है। जल्दी से बोल अपने सारे साथियों को बंदूक नीचे रख दे, वरना यही खत्म कर दूंगी आज तुझे, समझा? अरे नीचे रखो बंदूक सारे, हमारा लीडर मर गया तो मिशन कंप्लीट कुकर कराएंगे।
सभी आतंकवादी अपनी बंदूकें फेंक देते हैं और नीरजा लोगों से उन आतंकवादियों के हाथ पैर बंधवा देती है और खुद प्लेन इमरजेंसी के जरिए लैंड करवाती है। उसकी ये जांबाजी देखकर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसकी खूब जमकर प्रशंसा करते हैं। ये सब देखकर शंकर और राज को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं और उस पर गर्व महसूस करने लग जाते हैं। नीरजा उन्हें माफ कर अपने घर वापस लौट आती है। उसकी सास अपनी बहादुर एयर होस्टेस बहू की आरती उतारती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारी बहादुर एयर होस्टेस बहू ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। क्या आपके आसपास भी ऐसी बहादुर बहुएं हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।